Chapter 10. You scratch my back, I'll ride on yours. नाम से ही यह अध्याय किसी अन्य का फायदा उठाने के बारे में लगता है। इस अध्याय में रिचर्ड डॉकिंस जीवों के ऐसे आचरण जैसे झुंड बनाना या फिर दो भिन्न प्रजातियों के जीव मिलकर काम करें ऐसा बिहेवियर आदि को सेल्फिश जीन सिद्धांत के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो जब जीव झुंड बना के चलते हैं, स्वॉर्म, इंसेक्ट्स में स्वॉर्म होता है, मतलब अचानक से उमड़ पड़ेंगे सब एक साथ। चरने वाले जीव जैसे गाय भैंसे मवेशी हो गए और हिरन वगैरह हो गए, ये भी झुंड बना के चलते हैं। और ऐसे जीव जो कि आप अगर ध्यान दें तो नेचर में, प्रकृति में कुछ जीव एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। वो जीव सेल्फिश जीन होते हुए, जीन जो कि मूलभूत आधार है जीवन का, जब अगर वो सेल्फिश है, स्वार्थी है, तो वो इस तरीके से एक दूसरे की मदद कैसे करने लग रहा है। तो इस तरीके के बिहेवियर जो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, रिश्तेदार तो क्या, कभी कभार तो आपकी प्रजाति के भी नहीं हैं, उन लोगों को वो जीव कैसे, ये बिहेवियर उनका कैसे समझाया जाए, उसको लेकर रिचर्ड डॉकिंस ने इस चैप्टर 10 में सारी बातें कही हैं। झुंड के उदाहरण हैं जैसे जीब्रा और नू, GNU, ग्नू पढ़ेंगे अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो, लेकिन नू होता है। ये अफ्रीकी महाद्वीप के जानवर हैं और ये एक साथ टहलते दिखते हैं। नू जो है एक तरीके का हिरन टाइप का जानवर होता है, और जीब्रा तो आप जानते ही हैं, गधा और घोड़े का मिक्सचर टाइप का, उसके बीच खच्चर टाइप का दिखता है। फिर अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो चीतल हिरण और लंगूर, ये झुंड बना के चलते हैं हमारे जंगलों में, और इनके झुंड आपको परस्पर एक दूसरे की मदद करते हुए भी दिखाई देंगे। अध्याय में रिचर्ड डॉकिंस ग्रुप बिहेवियर और अलार्म कॉल्स, किस तरह से सेल्फिश जीन अपने लिए इवॉल्व कर सकता है, इस पर प्रकाश डालते हैं कि मतलब एक सेल्फिश जीन जो कि स्वभाव से ही, उसका स्वभाव ही है कि सिर्फ अपनी रक्षा करना, अपने को देखना, अपना मैं बढ़ जाऊं, मैं ही जिंदा रहूं, वो किस तरीके से एक ग्रुप बिहेवियर और अलार्म कॉल जैसी चीजें इवॉल्व कर सकता है, उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। यह तो देखा गया है कि बाघ की उपस्थिति में लंगूर एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं। अगर आपने थोड़ा भी शौक रखते हैं नेचर डॉक्यूमेंट्री देखने का, तो ये समझ में आएगा कि जैसे ही बाघ नजर आता है तो लंगूर चीखने की आवाज आ करके करने लगते हैं, और वो चीखने की आवाज दूसरे जीव तुरंत भाग जाते हैं कि भाई कहीं आसपास बाघ है और तुरंत यहां से हटो। ठीक है, तो लंगूर ऐसा क्यों करते हैं? यह अलार्म कॉल की तरह होती है जिससे दूसरे जीव सतर्क हो जाते हैं। अब लंगूर ये सिर्फ दूसरे लंगूरों के लिए करते हैं और अन्य जीव धीरे धीरे इसे पहचानने लगे, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। मतलब ये लंगूर ने अपने बच्चों के लिए इवॉल्व किया कि मेरे बच्चे हैं, उनको तुरंत चौंकाओ, उनको चेतावनी दो, या फिर उसने अपने परिवारजनों के लिए या अपने कुंबे के लिए किया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज की अवस्था ये है कि उस आवाज को अधिकतर जंगल के जीव पहचान जाते हैं कि भाई बाघ दिख गया है कहीं पे, सरको यहां से बस। किंतु यह सत्य है कि जो लंगूर सबसे पहले आवाज लगाता है वह स्वयं को संकट में डाल रहा है। तो यहाँ पे कुछ अलार्म कॉल वाले बिहेवियर के बारे में बात कही जा रही है कि जिसने सबसे, देखिए, शिकारी के सामने छुपे रहना ही तो सबसे बड़ा काम है। अगर आप छुपे रहोगे तो आप बच जाओगे, जो अपने आप को सामने ले आएगा वो शिकारी का निशाना बनता है। लेकिन लंगूर ये जानबूझकर करते हैं, चिल्लाते हैं, तो अपने आप को संकट में डाल के ये काम कर रहे हैं। वो स्वयं को संकट में डाल रहा है किंतु फिर भी यह करता है। क्या यह दूसरों के प्रति परोपकार की भावना है, ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, या इसमें भी जीव का निहित स्वार्थ छुपा हुआ है? एक अन्य उदाहरण है, जब जंगल या सवाना चरागाह होते हैं, अफ्रीका में चरागाह होते हैं, सवाना कहते हैं उन्हें।
बहुत ऊंचे पेड़ नहीं होंगे, लेकिन इंसान बराबर या इंसान के कंधे या कमर तक की घास होती सूखी, उसे सवाना कहा जाता है। जब जंगल या सवाना में चरने वाले जीव झुंड बनाते हैं तो क्यों वो पूरे झुंड की सुरक्षा की सोच रहे होते हैं? जिस प्रकार एक लंगूर जब चीख रहा होता है तो क्या वो सबकी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है? या फिर जब सवाना में भैंसें झुंड बना लेती हैं या दूसरे जानवर झुंड बना लेते हैं तो क्या वो सबकी सुरक्षा के बारे में सोच रहे होते हैं? ये प्रश्न की तरह था। रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार हर जीव अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है। जो झुंड के बाहर वाले हिस्से में होता है उसकी कोशिश रहती है कि वह भीतर आ जाए, और इसी तरह झुंड हर समय चलायमान रहता है। मतलब अब किताब में तो बहुत डिटेल में 3-4 पन्नों में लिखा था, मैं तो यहाँ 2 ही लाइन बोल रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर हर कोई अपने बारे में सोच रहा है तो ज्यादा आसानी ये होगी कि भाई मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूं। ठीक है, एक तो कंफ्यूजन बनता है इससे प्रेडेटर्स में। अगर अकेले मिलूंगा तो हो सकता है मुझे कहीं दौड़ा के मार ले जाए। अगर मैं दूसरों के साथ रहूंगा तो कंफ्यूजन बन जाता है प्रेडेटर को कि भाई किसे खाए किसे ना खाए। फिर आप उसके उसी झुंड में रहते रहते, अगर झुंड में रह रहे हो तो आपके बच्चे ज्यादा सुरक्षित रह रहे हैं। भाई अल्टीमेटली हर चीज इस बात पर निर्भर कर रही है कि क्या उस बिहेवियर से आप अपना प्रजनन दर बनाए रखे हुए हो नहीं, तभी वो बिहेवियर जायज माना जाएगा, तभी वो चलेगा। तो आरडी के अनुसार हर जीव अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है। जो झुंड के बाहर वाले हिस्से में होता है उसकी कोशिश रहती है कि वो भीतर आ जाए, तो थोड़ी देर तक बाहर रहे फिर अंदर चले जाए। फिर ऐसे करके झुंड आपस में ऐसे एक सर्कल, ऐसा एक सार्डीन मछली होती है, बहुत बड़े झुंड में बनती है और उसका भरपूर शिकार करते हैं दूसरी मछलियां। वो हमेशा ऐसी रहेगी, अंदर अंदर चलती रहेगी। वो कोई भी जो बाहर रहेगा वो खतरे में रहेगा तो वो अंदर आना चाहता है, तो अंदर वाला फिर धक्का देके बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से सार्डिन मछलियां एक झुंड बनाती हैं जिससे कि वो अपने आप को बचाती हैं। बचती फिर भी नहीं है, पर फिर भी जाती, क्योंकि प्रेडेटर परभक्षी जो है वो भी उसी तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन चूंकि ये लेयर बाय लेयर एवोल्यूशन हुआ है तो झुंड वाले जीव इसलिए ऐसा करते हैं, झुंड बनाते हैं कि वो अपनी खुद की सुरक्षा दर बढ़ा सके। अच्छा, चूंकि एक जीव परभक्षी के लिए आसान शिकार होता है तो वह दूसरे के साथ रहता है ताकि वह अलग से चिन्हित न किया जा सके। परभक्षी के पास दूसरे विकल्प भी हों। इसी स्वार्थी बर्ताव से निकल कर आता है परोपकार। मतलब जो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है वो इसी स्वार्थी बर्ताव से निकल कर आता है। झुंड में विचरने वाले जीवों के निजी बर्ताव परोपकारी दिख सकते हैं। मतलब जो वो खुद दिखा रहे हैं वो लग रहा है कि दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन होते सब निज स्वार्थ के लिए। जंगली भैंसे, अफ्रीका के जंगली भैंसे दुनिया की सबसे खतरनाक जीवों में गिने जाते हैं। जंगली भैंसे जब एक दीवार बनाकर शेरों का सामना करते हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखिएगा तो उसमें देखेंगे कि जब शेर आमने सामने हो जाते हैं तो ये दीवार ऐसी बना लेते हैं गोल चक्कर में, बिल्कुल बाहर वाले या जिस तरफ शेर हैं उस तरफ सबसे ताकतवर, फिर अंदर और कमजोर या महिलाएं या जो भी उनकी मादाएं हैं, फिर बच्चे बीच में, ऐसे करके बनाते हैं। हाथी भी ऐसा करते हैं। जंगली भैंसे जब एक दीवार बनाकर शेरों का सामना करते हैं तो वो हुंकार मारते हैं, ऐसे ऐसे मार, सर भी हिलाएंगे, बहुत जोर से नथुनों से हवा भी फेंकेंगे, इस तरीके की वो हरकतें करते हैं। और ये क्यों करते हैं? वो गर्दन झटकाएंगे। असल में वो यह कह रहे होते हैं, आपको देखने में लगेगा कि शेर को डरा रहे हैं, और वो है भी, वो शेर को डरा ही रहे होते हैं कि मेरे पास मत आना, देख रहे हो सींग, देख रहे हो मेरी ताकत, देख रहे हो मैं अभी उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। और उनके अंदर ताकत होती है उस तरीके की। तो वो ये कह रहे होते हैं कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे शक्तिशाली हूं, मेरे पड़ोसी पर निशाना साधो। अब कितना सोचने का, रिचर्ड डॉकिंस ने बिल्कुल पलट वो दे दिया कि देखो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग सब मिल के इकट्ठा होकर सब लकड़ियां रहेंगी तो कोई तोड़ नहीं सकता, वो ये नहीं कह रहे हैं रिचर्ड डॉकिंस। रिचर्ड डॉकिंस ये कह रहे हैं कि वो खड़े होके ऐसे ऐसे मारते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं अपनी ताकत। वो इसलिए दिखा रहे होते हैं कि शेरों को लगे कि अरे ये तो बहुत कठिन है मारना, बगल वाले को पकड़ो, और बगल वाला उनसे डबल लग रहा होता है कि मुझे नहीं इसे मारो। तो वो एक
वो मिला के जो ऑर्केस्ट्रा तैयार होती है वो ऐसी लगती है कि ये शेरों का मुकाबला मिलकर कर रहे हैं, जबकि वो एवोल्यूशनरी ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि वो एक साथ खड़े हों और अपना शक्ति प्रदर्शन करें, जैसे सब बॉडी बिल्डर लाइन से खड़े होकर ऐसे ऐसे करते हैं अपने शो में, उस तरीके से, और ये प्रतीत हो कि सब मिल के शेरों का मुकाबला कर रहे हैं। मेरे पड़ोसी पर निशाना साधो, और पड़ोसी उससे भी बढ़ चढ़कर प्रदर्शन में लगा होता है। ऐसे में शेर फिर झुंड के सबसे कमजोर या बीमार को धर लेते हैं। फिर अल्टीमेटली वही निकल के आता है जिसको शेर भांप रहे होते हैं कि यार इसको पकड़ा जा सकता है, ये कोई ढेर ऐसे वैसे नहीं कर रहा, इसको हम पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं। जो जीव परभक्षी को देखकर शोर मचाते हैं वे भी ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे उनकी जान को उनका पता, उनकी लोकेशन कहां पे है वो पता न चले, उनकी जगह का पता न चले, सिर्फ एक ऐलान हो जाए कि कोई शेर या भालू यहां पर है। ये लंगूरों की बात मैं कर रहा हूं। ये दूसरे और भी चिड़िया पक्षी जो परभक्षियों को देखकर शोर मचाते हैं वो ऐसी आवाज निकालते हैं कि उनकी लोकेशन न पता चले। लेकिन ये करने के लिए भी न जाने कितने ऐसे पक्षी मरे होंगे जो बोल के चिल्ला दिए और बस उसी में से एवोल्यूशन होते होते, भाई देखिए, परभक्षी को देखकर चिल्लाने वाला जीन आज भी जिंदा है, तो ये मान के चलिए कि इसको जिंदा रहने में कुछ न कुछ मददगार साबित हो रहा है। लेकिन ये भी मानना जरूरी होगा कि इसके जैसे जो थोड़े बहुत ऑफ जीन होंगे जिसमें वो आवाज दबी हुई नहीं है, आवाज एनक्रिप्टेड नहीं है, लोकेशन बता रही है आवाज, वो लोग मर गए। अब वही जिंदा है जो ऐसी आवाज में चिल्ला पाते हैं जिससे उनकी लोकेशन का ना पता चले और शोर भी मच जाए। इसके बाद अब यहाँ पे मैमल्स और इस तरीके के जानवरों का जिक्र बंद हो जाता है। बहुत डिटेल में चैप्टर में रिचर्ड डॉकिंस ने बताया है, पढ़ के ज्यादा समझ में आता है, लेकिन सब बताना तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मेरे लिए भी पढ़ने में ज्यादा अच्छा। अगर मजा आए तो दोबारा पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं चैप्टर। इसके बाद रिचर्ड डॉकिंस सोशल इंसेक्ट का उदाहरण देते हैं। सोशल इंसेक्ट मतलब मधुमक्खी, चींटी, इस तरीके के जीव। कैसे मधुमक्खी झुंड डंक मारती है जिसके कारण उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मधुमक्खियों के बारे में फेमस है कि अगर उसने आपको डंक मारा तो जब उसका डंक बाहर वो खींचती है तो उससे उसकी अतड़ियां सब रह जाती हैं, जबकि डंक आपके शरीर में रह जाता है, तो वो मृत्यु निश्चित है उसकी अगर उसने डंक मार दिया। फिर भी वो ऐसा करती है। ऐसे अलग तरह की मधुमक्खी परोपकारी बर्ताव दिखाती हैं जो ऊपर से प्रतीत होता है कि वो दूसरों के लिए किया जा रहा है। मतलब देखने में तो ये उसने अपने झुंड को बचाने के लिए किया, अपने छत्ते को बचाने के लिए किया है, लग रहा है कि ये वो उनके लिए कर रही है, लेकिन ये भी एक तरीके का सेल्फिश जेनेटिक बिहेवियर ही है। लेकिन हाँ, अब ये कैसे किया जाए, ये क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होती है, ये जानवर हमारी तरह नहीं है, हम दूसरे स्तनपायी हमारी तरह नहीं जानवर है, तो हमें लगता नहीं कि मधुमक्खी जो है वो ऐसा करेगी कि अपने लिए स्टेराइल, मतलब अपने लिए कर रही है वो काम। जबकि अगर हम उसको थोड़ा और गहराई से देखें तो मधुमक्खी और हाइमेनोप्टेरा, कुछ ऐसे जीव होते हैं, इनको हाइमेनोप्टेरा कहते हैं, इस तरीके के जीव, इन्होंने एक तरीके का एवोल्यूशन इवॉल्व किया है। अधिकतर वर्कर मक्खियां जो हैं, अधिकतर क्या सारी वर्कर मक्खियां स्टेराइल होती है, मतलब वो बच्चे नहीं बना सकती हैं तो ऊपर से, लेकिन ये सब स्टेराइल होती हैं। लगता है कि सोशल इंसेक्ट्स का एवोल्यूशन हुआ है कि एक जीव अपने लिए न सोच सके, इसी कारण से एक को छोड़कर कॉलोनी के बाकी जीव स्टेराइल होते हैं। मतलब सिर्फ रानी मक्खी को छोड़कर बाकी सब स्टेराइल होते हैं। तो ये लोग ऐसा दिखाएंगे कि ये चीज जो है ये अपने लिए सोच ही नहीं सकते, ये सब कुछ ये कॉलोनी के लिए ही करेंगे। चींटी, मधुमक्खी, ततैया मतलब बर, पीली बर जो होती है, ये सब हाइमेनोप्टेरा कहलाते हैं। हाइमेनोप्टेरा इन जीवों की एक खासियत होती है कि जब रानी मक्खी या चींटी नर पैदा करती है तो उसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स मादा के ही होते हैं, माता पिता दोनों के नहीं होते। मतलब ये है कि जो हाइमेनोप्टेरा जीव होते हैं इसमें दीमक नहीं जोड़े जा सकते, इसमें मधुमक्खी, चींटी और ततैया जैसे जीव होते हैं,
ये क्या करते हैं कि जब ये जीव अपने बच्चे बनाते हैं तो जो फीमेल पैदा होती हैं उनमें फादर और मदर, माता पिता दोनों के क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब नर पैदा होते हैं इनके तो उनमें सिर्फ मां के क्रोमोसोम होते हैं। अब ये इतना बड़ा जेनेटिक इम्बैलेंस है कि इससे पूरा बिहेवियर संचालित हो जाता है, बर्ताव भी बदल जाता है। मां मधुमक्खी के लिए नर बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि नर उसके अपने जीन बढ़ा रहे हैं। हमने पुराने चैप्टरों में देखा था कि माता पिता मिलकर काम करते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों में 50-50% उनके जीन होते हैं। हाइमेनोप्टेरा में ऐसा नहीं होता है। हाइमेनोप्टेरा में नरों में 100% जीन मादा के होते हैं और मादाओं में 50 और 50 होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वर्कर है, वर्करों की तादाद और मादाओं की तादाद एक कॉलोनी में बहुत ज्यादा हो जाती है। अब बहुत ज्यादा होने के कारण वर्कर बिहेवियर संचालित कर पाते हैं मादाओं का, मादा कह रहे जो बच्चे पैदा कर रही क्वीन का, कि वो ज्यादा उसकी बहनें पैदा करे। मतलब एक वर्कर ये चाहेगा कि वो बहनें ज्यादा बनाए उसकी माँ, रादर देन भाई बनाने, क्योंकि भाई में तो पूरी तौर पे माँ की जीन है। तो वर्कर ये चाहेगा एक नर मक्खी अपने बहनों से उतना रिलेटेड नहीं होता जितनी एक मादा मक्खी अपनी बहन से होती है। तो वो चाहेगी कि और ये बनाए। इनका पूरा सोशल इंसेक्ट्स का सारा एवोल्यूशन ही इस पे हुआ है कि जो क्वीन है, जो सिंगल एग लेइंग एंटिटी है, वो ज्यादा से ज्यादा फीमेल बनाए और कम से कम नर बनाए। और इनके पास तरीके भी हैं अलग अलग। ये उस तरीके का खाना देंगे, ये उस तरीके की सेवा करेंगे कि वो फीमेल बनाएंगे। ऐसे इन्होंने बहुत से जीव हैं, कई सारी मक्खियों के बारे में, कई सारी चींटियों के बारे में बताया है जो कि इस तरीके का काम करती हैं और वो इस तरह का बिहेवियर दिखाती हैं। तो मधुमक्खी का भी जो अपनी कॉलोनी के प्रति बर्ताव है, या एक ततैया, जब आप एक ततैया को छू लो, गलती से छू के देख लो, मैंने तो कई बार किया है, तो वो झुंड बना के साहब काट पीट के, मुझे तो ततैये का डंक असर ही नहीं करता, चोट लगती है, कोई फूलता उलता नहीं है। वो भी आपको देखने में लग रहा है कि वो झुंड के लिए कर रही हैं, वो कर अपने लिए रही हैं, लेकिन वो इतनी लेयर में इवॉल्व हो चुकी है चीज कि आज हम उसे देखते हैं तो लगता है परोपकारी बिहेवियर है वो। हाँ, इसमें रिचर्ड डॉकिंस ने बहुत सारे जीवों के बारे में बताया, कई सारे विचित्र चींटियों के बारे में बताया है, जिसमें कुछ वर्कर चींटियां ऐसी होती हैं जो अपने आप को स्टोरेज, अपना पेट खाने की स्टोरेज टंकी की तरह बना लेती हैं। वो लटक जाती हैं अपने जबड़े से, दीवार पे, छत पे लटक जाएंगी अपनी बांबी के, और फिर उसके अंदर अपने अंदर खाना भरती रहेंगी। उतने बड़े बड़े, अपने शरीर से कई गुना बड़ा हो जाएगा उनका पेट, और उसमें जब चाहे वो दूसरे जीव आके, दूसरी चींटियां आके उनसे खाना ले सकती हैं। ऐसे ही कई चींटियां ऐसी होती हैं जो वर्कर बनाती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रेडर्स बनाती हैं, और दूसरी जगहों के लार्वे उठा के किडनैप करके ले आएंगी, फिर उन्हें बड़ा करेंगी और उनको अपना वर्कर मान लेंगी। ये भी करती हैं चींटियां। कई चींटियां ऐसी हैं जो कि लीफ कटर एंट्स जो हैं, वो ऐसी होती हैं जो पत्तियां इकट्ठी करती हैं और एक जीव है उसके लिए एक फंगस तैयार करती हैं, और फिर उस फंगस के जरिए ये खाना पीना जो है, वो जीव एक मीठा मीठा सेक्रेशन लाता है और उसको वो खाती हैं। मतलब वो फार्मिंग भी इवॉल्व कर ली उन्होंने। अब ये कहेंगे कि आप ये उस जीव को और इनसे क्या फायदा, परस्पर सिंबॉलिक एवोल्यूशन हुआ है, बहुत, मतलब एक दूसरे का फायदा करा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोशल इंसेक्ट्स में हमें जो परोपकारी बिहेवियर लगता है वो भी इतना परोपकारी नहीं है। अगर उसको थोड़ा डिटेल में और गहराई में जाके समझें तो हमें समझ में आएगा कि वो सब सेल्फिश बिहेवियर ही है। सेल्फिश जीन का सबसे बड़ा उदाहरण, अब एक नया टॉपिक इसी में आता है, म्यूचुअलिज्म और सिम्बियोसिस है, जिसमें दो भिन्न तरह के जीव मिलकर काम करते हैं, जैसे एक ही, जैसे चींटी और एफिड। मैंने अभी आपको एक बताया था, चींटी और एफिड। एफिड जो है वो मीठा द्रव्य निकालते हैं, सेक्रीट करते हैं, सेक्रीट क्या, वो पॉटी करते हैं उसकी अपने आप से, और चींटी उनको वो खाना खिलाती है, लीफ कटर एंट को, और फिर उसके ऊपर ऐसे ठोकती है तो उसके बम से जो है एक बूंद निकल आती है, जिसको चींटी खा लेती है, पी लेती। पानी होता है वो, बेसिकली बिल्कुल क्लियर वाटर होता है।
और उसमें चीनी होती है। तो चींटियों ने एफिड को इस्तेमाल किया और एफिड ने चींटियों को इस्तेमाल किया एक दूसरे को बड़ा करने में। चींटी भी फल फूल रही है, एफिड भी फल फूल रहे हैं। कहने को ये परोपकारी बिहेवियर है, पर ये परोपकारी बिहेवियर नहीं है। ये सब सेल्फिश ही है, एक दूसरे अपने लिए कर रहे हैं काम। दूर क्यों जाते हैं? चींटियों को छोड़ो, हम इंसान लाखों की तादाद में जीव बनाते हैं, गेहूं, चावल, सब्जी। कहने को हम उन्हें उगा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें उगा नहीं रहे हैं, हम उनका पालन पोषण करते हैं। उसके जरिए वो हमें खाना देते हैं और उनकी भी जीवा प्रोपोगेशन आगे बढ़ती है। लौकी, कद्दू, आलू अगर नेचुरली रखा जाए तो उतना नेचुरल कंपटीशन में लौकी और कद्दू, आलू दूसरों से पिछड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने इंसान के हिसाब से इंसान के खाने लायक ऐसा एवोल्यूशन हुआ कि इंसान अब उनके लिए जगह खाली करता है, खरपतवार हटाता है, ताकि जब उनके बीज हों तो वो कुछ हमें खा सके, कुछ वो खा सके और कुछ बचा के रख ले ताकि वो आगे बढ़ सके। तो म्यूचुअलिज्म और सिंबोलिज्म भी एक तरीके का परोपकारी बिहेवियर दिखता है, जो कि दिखने में लगता है कि परोपकारी है, लेकिन वो हर एक प्रजाति अपने लिए ही कर रही है। इसी के साथ फिर भी 20 मिनट हो गए और चैप्टर 10 का ये खत्म होता है। इसमें रिचर्ड डॉकिंस उससे हटे हैं कि भाई सब जातिगत और वंशगत रिश्तों को देखा जाए, नहीं, इसमें ऐसे रिश्तों को देखा गया जिनमें एक दूसरे के साथ कोई तालमेल ही नहीं है, कोई रिश्ता बनता ही नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उस बिहेवियर को समझाने की कोशिश करते हैं। हर चीज सेल्फिश जीन अपने लिए कर रहा है, जो कुछ भी आज दिख रहा है वो सेल्फिश जीन अपने लिए ही बनाया है उसने, और यही समझाते हुए ये चैप्टर भी उन्होंने अंत किया। आने वाला चैप्टर मीम्स के ऊपर है, जो कि मानवों से संबंधित होना चाहिए, जिसको मैं अभी पढ़ना शुरू ही किया हूं। जल्द ही मैं उसका भी पोस्ट करूंगा वीडियो। अगर कोई सवाल हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैं वैसे तो काफी समय लगा मुझे, अभी भी चल ही रही है किताब, 100 पन्ने तो हैं कम से कम, लेकिन अच्छी लगी, बहुत बढ़िया मुझे लगी। मेरा जो सोचने का नजरिया है वो काफी तब्दील किया इस किताब ने। बहुत सी चीजें जिनको मैं अप्राकृतिक और दैवीय घटना मानकर कहता था कि अरे भगवान का बनाया हुआ है, अब मेरे पास एक तार्किक दृष्टिकोण भी है उसको समझाने का। तो मुझे इस मामले में बहुत अच्छा लगा कि यार चलो एक तार्किक दृष्टिकोण से भी हम चीजों को देख पाएंगे। हम तो देख ही पा रहे हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, यहां तक जिसने भी देखा, बहुत धन्यवाद। कृपा करके आप पढ़िए इस किताब को, और मेरी अपनी किताब संक्रामक, जो कि एक हॉरर नॉवेल है, प्लीज उसको भी पढ़िएगा। उसको आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह से खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सस्ती किताब है, ऑल ओवर इंडिया शायद 98 रुपए की है, और उसमें कुछ शिपिंग लग जाएगी तो सस्ती लगेगी, लेकिन बड़ी मजेदार नॉवेल है, हॉरर नॉवेल। जिसको पढ़ाई है उसने एक से एक बढ़िया रिव्यू और कमेंट पास किए हैं कि यार क्या मजा आ गया। आप भी पढ़िएगा और वेट करिए प्लीज अगले एनालिसिस का रिव्यू तो क्या ही है। धन्यवाद।